तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक जानकारी दे दूं। क्राइम तक वेबसाइट के बारे में लगातार आपको बताता रहता हूं। क्राइम तक वेबसाइट पे जाएं, www.crimetक.in, वहाँ क्राइम की खबरें पढ़ते हैं। चूँकि अगले महीने मतलब दिसंबर कल से शुरू हो रहा है और निर्भया केस आपको पता ही है सब कुछ। निर्भया के घर वालों को तो इंसाफ मिल गया, निर्भया के साथ इंसाफ हो गया। जिन्हें फांसी दी जानी थी वो फांसी भी हो गई। लेकिन क्या निर्भया के बाद अब हालात ठीक हैं? देश में क्या महिलाएं अब सुरक्षित हैं, सेफ हैं, महफूज हैं, या फिर हालात वैसे हैं या उससे बुरे हैं? ये बेहतर आप अखबारों में, टीवी पे खबरें पढ़ते रहते हैं कि किस तरीके से हमारे रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहे हैं। तो उसी को लेकर आप लोगों की कुछ राय जाननी थी और crimetक.in ने एक पहल की, एक शुरुआत की है कि हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट विमेन या फिर रेप के केसेस बढ़ने की वजह क्या है, क्या क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसे दूर किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। कानून कमज़ोर है या फिर इंसाफ मिलने में देर लगती है, या फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लेके जो हम लोगों को की सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसी को लेके एक सर्वे है और आप जब जाएंगे क्राइम तक सेफ इंडिया सर्वे, तो आप जब क्राइम तक के वेबसाइट को खोलेंगे आपको टॉप पे ही मिलेगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप उसको पढ़ें और आपका जो भी आपको लगता है, आपकी सोच है, वो ज़रूर उसमें आप शामिल करें। आप जो सवाल हैं उसके जवाब दें। तो 9 साल निर्भया के उसके बाद क्या हाल है, उसी को लेके क्राइम तक का ये सर्वे है, सेफ इंडिया। तो आप ज़रूर इस सर्वे में हिस्सा लें, अपनी राय दें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बड़ी बेशकीमती है। तो कोशिश कीजिएगा ज़रूर जाकर crimetk.in पे इस सर्वे का हिस्सा बने। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। किडनैपिंग की बहुत सारी कहानियाँ इस दुनिया में हुई। आज की जो कहानी है वो कहते हैं कि उस वक्त, उस ज़माने में शायद ये किडनैपिंग का वो केस था जिसमें सबसे ज़्यादा रैंसम, फिरौती की रकम मांगी गई। ना मांगी गई सिर्फ, बल्कि दी भी गई। और वो शख्स उस वक्त यूरोप का सबसे रईस, सबसे अमीर आदमी था, एक बड़ा बिजनेसमैन, हेनिकन। पूरी दुनिया में आपको पता है कि ये बियर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और ये उसके मालिक के किडनैपिंग की कहानी है, हेनिकन बियर की। अल्फ्रेड हेनी फ्रेडी हेनिकन, ये उनका पूरा नाम था। और जब इनकी डेथ हुई तब कहते हैं कि इनका जो नेट वर्थ था पूरा, इनकी जो पूरी संपत्ति थी वो अराउंड 10 बिलियन के आसपास की थी। तो नहायत रईस, नहायत अमीर आदमी यूरोप के। जितने अमीर उतनी ही सुरक्षा, उतनी ही सिक्योरिटी। लेकिन उसके बावजूद फ्रेडी हेनिकन अगवा हो जाते हैं। कैसे, क्यों, कौन लोग थे, ये पूरी कहानी आपके सामने है। उस वक्त नीदरलैंड में, चूँकि डच में ये रहते थे और वहीं पे एम्स्टर्डम में ऑफिस था हेनिकन का, घर भी वहीं था फ्रेडी का। 4 ऐसे लोग थे जो प्लान कर रहे थे कि बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ये चारों छोटे मोटे क्राइम करते थे, क्रिमिनल थे, लेकिन बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं थे। और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि किस तरीके से जल्दी फटाफट पैसे कमाए जाए। इन 4 लोगों के नाम थे कोर वाइन हाउट, विलियम हॉलिडर, फ्रांस मेजर और जैन बोयलार्ड। इन चारों ने आपस में तय किया कि कुछ ऐसा करें जिससे बहुत कम वक्त में बहुत सारे पैसे मिलें। बहुत सोचने के बाद इन्होंने कहा कि क्यों ना किसी अमीर शख्स को किडनैप किया जाए और बदले में रैंसम लिया जाए। अब इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। इसके लिए आपको अपने शिकार को शॉर्टलिस्ट करना था, फिर उसको कहाँ रखना है, गाड़ियों की ज़रूरत होगी, पता नहीं कितने दिन किडनैप करके रखना पड़ेगा, ऐसी जगह की ज़रूरत होगी। तो प्लानिंग से लेकर वक्त, पैसे, सब की ज़रूरत थी। उस वक्त इन्होंने करीब 1 लाख डच, जो करेंसी थी उनकी, 1 लाख रुपए कहीं से इंतज़ाम किए 4 लोगों ने एक किडनैपिंग के लिए, कि उसके बाद का जो खर्च है। और उस प्लानिंग में करीब 2 साल तक इन्होंने प्लानिंग की। शुरू में तो इन्हें समझ ही में नहीं आया कि किसको उठाना है, बट इन्होंने शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया। आखिर में 4 नाम पर आकर ये चारों रुक गए। अब उन्होंने कहा इन 4 में से कोई एक शिकार होना चाहिए। इनमें से पहला नाम था विजी डेकर का, जो CEO थे
फिलिप्स कंपनी के। दूसरा नाम था एल्बर्ट हीन का, जो सीईओ थे ए होल्ड के कंपनी के, ये भी बड़े शख्स थे, बड़ी हस्ती थी। तीसरा नाम था एंटन ड्रेसमैन का, और ये डायरेक्टर थे वी रूम एंड ड्रेसमैन के, ये भी एक बड़ी कंपनी। और चौथा और आखिरी नाम जो शॉर्टलिस्ट किया था उन्होंने, वो था अल्फ्रेड हेनरी फ्रेडी हेनिकन का, जो कि उस वक्त हेनिकन के मालिक थे, सीईओ भी थे, एमडी भी थे, सब कुछ यही थे सर्वे सर्वा। इन चारों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब किडनैपर ने कहा कि इसमें आसान टारगेट कौन होगा, मुश्किल किस में आएगी, कहाँ से कितने पैसे मिल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की। इस दौरान में अब ये था कि पहली चीज़ किडनैपिंग के केस में ये होता है कि जब आप किसी को किडनैप करते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है पकड़े जाने का, उसके शोर शराबा करने का, लोगों की नज़रों में आने का। तो उसे ऐसी कौन सी जगह पे हाइड आउट पे रखें जहाँ पे पता भी ना चले। थे अनाड़ी, मतलब बहुत हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन दिमाग चारों के पास बहुत था। उन्होंने जो प्लानिंग की, 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे। इन 2 सालों के दौरान जो उन्होंने पैसे जमा किए और सारी चीज़ें की, उसमें हर एक पॉइंट पे सोचा। जैसे अभी हाल में आपने मनी हाइस्ट देखी होगी, जो प्रोफेसर जिस तरीके से प्लान करता है, इन लोगों की प्लानिंग वैसी ही थी कि कैसे किडनैप करना, कहाँ से करना, कहाँ ले जाना, कैसे रखना, रैंसम के पैसे कैसे लेने हैं, कैसे निगोशिएशन करना है, कैसे फिर वो पैसे कलेक्ट करना है, फिर कैसे निकल जाना है, एक एक चीज़ पर। और सबसे पहली चीज़ ये थी कि रखना कहाँ है। चारों ने मिलकर वहीं एक एम्स्टर्डम में ही एक थोड़ा सा शहर के किनारे एक जगह थी जहाँ पे कुछ कारखाने थे, कुछ फैक्ट्रियाँ थीं, मज़दूर लोग ज़्यादा काम करते थे। वहीं इन्होंने एक हाइड आउट चुना। 2 कमरे थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा 2 रूम छोटा, उन 2 कमरों को, बड़े बड़े साइज़ के कमरे थे, ऐसा किया कि उसी के अंदर 2 छोटे छोटे कमरे और बनाए, लेकिन दीवार ऐसी रखी और उस दीवार में दरवाज़ा ऐसा जो किसी को दिखाई ना दे। मतलब एक तरह से एक फॉल्स वॉल, दीवार आपको लगे कि दीवार है, और उस दीवार में एक हिडन दरवाज़ा, और उस दरवाजे से जब आप अंदर जाएं तो दूसरा फिर कमरा मिलेगा। तो ये सारा वहाँ रहते हुए इन्होंने बड़ी खामोशी से चोरी छुपे 2 कमरे बनाए, और हिडन दीवार और हिडन दरवाज़ा। लोगों को लगेगा कि ये एक हॉल है, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब इसी के दरवाज़ा ये लग रहा है कि ये तो दीवार ही है, लेकिन इस दीवार में एक दरवाज़ा भी है और दरवाजे के उस पार दूसरे कमरे हैं। तो उन्होंने खुफिया 2 कमरे बनाए, और दोनों कमरे को उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया ताकि कोई शोर करे, चीखे, चिल्लाए तो आवाज़ बाहर तक ना आए। ये सारी तैयारी इन्होंने की। सारी तैयारी करने के बाद 4 शिकार में से आखिर में चारों मुहर लगाते हैं फ्रेडी हेनिकन को किडनैप करने का। फ्रेडी हेनिकन को किडनैप करने की जब बात आ गई तो अब सबसे पहले था कि उसकी रूटीन, उसकी सारी चीज़ों को चेक करना। तय ये हुआ कि फ्रेडी हेनिकन को उनके घर से जब वो बाहर निकले या घर के अंदर जाने लगे, उस वक्त उठाया जाए और वहीं से किडनैप करके ले जाया जाए। करीब 1 हफ्ते तक पहले तो रैकी की, फिर उन्होंने देखा 1 हफ्ते तक हेनिकन के रूटीन को देखा, ऑफिस से कब, घर कब, फिर किडनैपिंग की तारीख भी तय की। लेकिन हुआ ये कि 1 हफ्ते तक ये हेनिकन को उठाने की कोशिश करते रहे और 1 हफ्ते तक नाकाम रहे। उसकी वजह ये थी कि हेनिकन हर रोज़ जब भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर आते तो अलग अलग रूट लेते, और ये जिस रूट पे होते वो किसी और रूट से, वो घर का जो इलाका था उसके भी कई रास्ते थे। तो इनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। इन्हें लगा कि हेनिकन का कुछ पता नहीं है, कब कब रूट बदल लेता है, तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये प्लान में चेंज करते हैं। कहते हैं हेनिकन को अब उसके दफ्तर के बाहर से, एम्स्टर्डम में दफ्तर था, वहीं से उसको जब वो निकलने लगे शाम को ऑफिस के बाद, तब किडनैप करेंगे। अब दफ्तर की पूरी रैकी की। 9 नवंबर 1983, 9 नवंबर 1983 की बात है। शाम के करीब 6:30 बजे थे। हेनिकन अपने एक ड्राइवर, उसके साथ वो बाहर निकलते हैं। हेनिकन जब आ रहे थे, ड्राइवर जो था वो पहले से ही गाड़ी के पास उनका वेट कर रहा था। ड्राइवर का नाम था डोडेरर।
और ये बहुत भरोसेमंद और पुराना ड्राइवर था हेनिकेन का। तो डोडेरर जो है वो गाड़ी का वेट कर रहा था। हेनिकेन निकलते हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी तक पहुंच पाते अचानक एक वैन बड़ी तेज़ी से आती है ऑफिस के कंपाउंड में ही, और उसके बाद गन पॉइंट पे हेनिकेन को उस वैन में डालती है। डोडेरर तब तक देखता है, वो बीच बचाव के लिए आगे आता है, वो उसके ऊपर भी गन तान देते हैं और उसको भी उस वैन में धक्का दे देते हैं। उसके बाद वैन वहाँ बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। जब उस इलाके से वैन निकलती है, इत्तेफाक से एक टैक्सी वाले ने देख लिया जब वो कंपाउंड से बाहर निकले, क्योंकि तब तक जल्दबाजी में एक दरवाज़ा वैन का खुला हुआ था, और उसने देखा 2 लोग गन पॉइंट। उससे समझ में आ गया कि कुछ किडनैपिंग का मामला है। उसने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। अब वैन थोड़ा आगे बढ़ती है। इसके बाद रास्ते में जो किडनैपर थे वो हेनिकेन और ड्राइवर दोनों के हाथ बांध देते हैं, फिर उन्हें एक हेलमेट देते हैं, हेलमेट पहना देते हैं। उस हेलमेट पे टेप लगा हुआ था ताकि रास्ता किस रूट से ले जा रहे हैं दिखाई ना दे। और फिर आगे जाने के बाद एक टनल के पास वो वैन को रोकते हैं। उस टनल के पास 2 दूसरी गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। ये सब साजिश का हिस्सा था। और उस गाड़ी में फिर वैन से निकालकर इन दोनों को उसमें शिफ्ट किया जाता है। और इसी दौरान में एक किडनैपर देखता है, वो टैक्सी जो फॉलो कर रहा था वो बाहर निकलता है, अपने गन को टैक्सी की ड्राइवर की तरफ दिखाता है। ड्राइवर घबरा जाता है और वो अपने टैक्सी को घुमाकर भाग जाता है। इसके बाद वो लोग उस टैक्सी में जिसमें अब शिफ्ट कर दिया दूसरी गाड़ी में, उसको लेकर ये वेस्टर्न हार्बर एरिया है एम्स्टर्डम का, वहाँ पहुँचते हैं। और उसी हाइड आउट में जहाँ इन्होंने 2 खुफिया दरवाज़ों के साथ कमरे बनाए थे छोटे छोटे, रात के वक्त वहाँ लेकर जाते हैं। शाम को फैक्ट्री और दुकानों का वक्त सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ सन्नाटा था, और जो जगह चुनी थी वहाँ पे उन्होंने ऐसी चुनी थी कि वो लगभग किनारा था, तो वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ या लोग कोई ऐसे सड़क पे बैठे हुए नहीं मिलते थे, और वो सिर्फ ऑफिस टाइम में ही मिलते थे। और इन्हें मालूम था कि शाम को 6 बजे के बाद सन्नाटा होता है। तो वहाँ गाड़ी ले जाकर रोकते हैं, दोनों को उठाते हैं और उसी खुफिया जगह पर उन दोनों को ले जाकर अलग अलग कमरों में दोनों को बंद कर देते हैं। अब हेनिकेन अलग कमरे में और ड्राइवर अलग कमरे में। यहाँ देर रात होते होते हेनिकेन जब तक घर नहीं पहुँचते, हड़कंप मच जाता है। यूरोप का सबसे अमीर शख्स गायब है। फैमिली वाले, पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट तक बात पहुँचती है। सभी घबरा जाते हैं, उनकी तलाश शुरू होती है, बट हेनिकेन का कोई पता नहीं चलता। अब यहाँ हेनिकेन को रखने के बाद सभी किडनैपर वहाँ से निकल जाते हैं। दीवार से हथकड़ी से हाथ बांध देते हैं। एक गद्दा था वो वहीं पे छोड़ देते हैं दोनों कमरे में, और उनको कुछ ब्रेड स्लाइस देते हैं खाने के लिए। कुछ पहले से पैजामा और वैसे नाइट ड्रेस टाइप का रखा हुआ था वो दे देते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं। अगले दिन से चारों किडनैपर वहीं पे वो काम भी करते थे। वो अपने अपने रूटीन वर्क पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि ये लोग गायब हैं। इस दौरान में जहाँ पे हेनिकेन और उनके ड्राइवर को रखा गया था, उसके आसपास जैसा मैंने बताया कि कारखाने थे, ऑफिस थे, सब कुछ, और लोग उस दीवार से, उस कमरे के पास से दर्जनों लोग गुजरे दिन भर में। किसी को एहसास नहीं था कि यूरोप का सबसे अमीर शख्स किडनैप होकर इसी दीवार के पीछे खुफिया कमरे में बंद है। किडनैपर अपना काम करते रहे। चौथे दिन, 4 दिन बाद, उन्होंने पहली बार दरवाज़ा खोला और उन दोनों को आपस में, ड्राइवर और हेनिकेन को, मिलने की इजाज़त दी और थोड़ी देर तक बातचीत करने की इजाज़त दी। और ये लोग डायरेक्ट कभी उनसे बात नहीं करते, हेनिकेन से, जो किडनैपर थे। इशारों में बात करते या पर्ची लिख कर देते कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके बाद अब रूटीन ये था कि डेली मॉर्निंग में 4 ब्रेड की स्लाइस दिया जाता, रात को उन्हें गर्म खाना दिया जाता, और गर्म खाना एक रेस्टोरेंट से आता जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। हेनिकेन ने कहा कि जब वो 4 ब्रेड लाकर देते तो हर दिन 1 ब्रेड कम खाते और रख लेते, इसलिए कि उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन पता नहीं फिर खाना मिले ना मिले, फिर ब्रेड मिले ना मिले, तो भूखा रह जाऊँ, उससे अच्छा रख लो बचा कर। तो ऐसे ऐसे करके वो ब्रेड भी बचाते रहे। अब इधर 3-4 दिन हो गए, हेनिकेन की तलाश जोरों शोर से है पूरे एम्स्टर्डम में, पूरे नीदरलैंड में, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। प्लान के हिस्से के तहत 4 दिन के बाद अब किडनैपर रैंसम के लिए कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत पहले से सोचा था कि रैंसम के लिए कैसे कांटेक्ट करें।
उन्होंने क्या किया कि किडनैपिंग से पहले एक और काम किया, चाहे वो प्रिंटिंग मशीन हो, A4 साइज़ पेपर हो या बाकी जो भी सामान हो, वो सब मेड इन जर्मनी का मंगाया था, ताकि लोगों को ये लगे या बाद में जब कभी कुछ हो कि किडनैपर जो थे वो जर्मन सिटीज़न थे और इसमें जर्मन गैंग का हाथ था। तो वो उलझाने के लिए पुलिस को सारी जर्मन की चीज़ें लेकर आए थे। अब इन्होंने रैंसम के लिए भी एक प्लान कर रखा था, और प्लान ये था कि कोडेड मैसेज में ये रैंसम मांगेंगे फैमिली से, और उन्हें ये भी पता था कि फैमिली पुलिस से छुपाएगी नहीं, तो पुलिस से भी बात करेंगे। उन्होंने ये तक सोचा, आमतौर पे किडनैपिंग में लोग फैमिली से बात करते हैं और ये धमकी देते हैं कि पुलिस के पास जाओगे तो मार डालेंगे। यहाँ उल्टा था, वो कोडेड मैसेज फैमिली को भी भेजते हैं और पुलिस को भी, और ये भी कि ज़रा भी होशियारी करोगे तो फिर हैनिकन मारा जाएगा। कोडेड मैसेज जैसे अखबार में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कुछ वर्ड उठाया वहीं से कटिंग करके और वो सारी चीज़ें, और फिर वो भिजवा देते थे। या हैनिकन का ऑडियो रिकॉर्ड करते टेप रिकॉर्डर पे, और फिर उसको कहीं जाते और टेप को फिर पार्सल कर देते और वो पहुंच जाता उनकी मैसेज। शुरुआत में इन लोगों ने करीब 22 मिलियन US$ रैंसम की मांग की, और वो भी ये कि ये जो 22 मिलियन US$, हालांकि उन्होंने मांगा था डच करेंसी में, तो उन्होंने कहा था कि जो 22 मिलियन के करीब जो होंगे सारे, वो होंगे डच, जर्मन, फ्रेंच एंड US के बैंक नोट्स। मतलब 4 अलग अलग देशों के, डच के भी होंगे, जर्मन की भी करेंसी होगी, फ्रेंच भी होगा और US के डॉलर भी होंगे। और जो डच में वैल्यू थी उस वक्त 35 मिलियन डच गिल्डर्स, जो इक्वल टू 22 मिलियन US$ था। ये अपने आप में रैंसम की सबसे बड़ी मांग थी। तो उन्होंने कोडेड मैसेज के जरिए घर वालों से कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि पुलिस को भेजा वार्निंग, चेतावनी के साथ। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बातचीत चलती रही। पहले इन्होंने कहा कि अब पैसे कैसे लेने, उसकी भी प्लानिंग, एकदम मनी हाइस्ट टाइप, प्रोफेसर साहब दिमाग। तो इनके पैसे लेने के 3-4 तरीक़ों पे इन्होंने शुरू से काम किया था। पहला ये कि ये पैसे मंगाएंगे तो कहेंगे कि किसी ब्रिज से आप पानी में पैसे फेंक दीजिए, और उसके बाद इनका अपना डाइवर होगा जो उस पानी में गोताखोर, और वो नीचे से जाकर वो पैसे को लेके कहीं और निकल लेगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि अब नोट इतने मांग लिए थे, 22 मिलियन के करीब US$, और वो भी बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे नोट। तब उसका वज़न बहुत होता, कहते हैं कि करीब उसके 800 पाउंड तो वेट होता। तब उसको लेके तैरना, निकालना वो बड़ा मुश्किल काम होता। तो उन्होंने फिर वो आइडिया छोड़ा। फिर यह था कि किसी टैक्सी में वो पैसे मंगाएंगे, उसको सुनसान जगह पे बुलाएंगे और ये भी कहेंगे कि आसपास या आगे पीछे अगर कोई टैक्सी पहुंचती है तो फिर वो पैसे लेने नहीं आएंगे और मार डालेंगे। तीसरा ये था कि वो अपने लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे कहेंगे वो पहुँचेंगे और वेट करेगा और अगले कॉल तक वेट करेगा। तो ऐसे कई चीज़ें थी। तो पहली बार इन्होंने जो रैंसम की मांग की और पैसे मंगाए वो फ्लॉप हो गया था। ये करीब है किडनैपिंग के हफ्ता 10 दिन बाद की। हुआ ये कि इन्होंने एक कार में पैसे मंगाए और उन्होंने कहा कि उस वाइट वैन होना चाहिए जिसके ऊपर 2 रेड क्रॉसेस होने चाहिए, और एक ख़ास लोकेशन पे उसको वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद हमारे आदमी आके उससे पैसे ले लेंगे। पुलिस ने, फैमिली ने ये सारी मांगे मान ली। उस एक वाइट वाइन का इंतज़ाम किया, उसमें रेड क्रॉसेस भी लगाए 2 लाइन, गाड़ी को उन्हीं की बताए हुए जगह पे भी भेज दी। लेकिन इत्तेफाक से मीडिया पीछा कर रही थी। हैनिकन जैसा शख्स किडनैप, हर दिन अखबारों में फ्रंट पेज सुर्खियाँ, और मीडिया में भी ये खबर, मीडिया के भी अपने सारे जासूस लगे हुए थे। तो उन्हें पता चला कि एक कार, ऐसे कोई रैंसम की बातचीत चल रही है, ये भी लीक हो चुका था। तो उस कार का पीछा कर दिया मीडिया ने, और जहाँ पे बताया गया था वो कार पहुँची तो, लेकिन मीडिया के लोग भी पहुँच गए, तो किडनैपर कोई आया नहीं लेने। तो ये पहला अटैम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद दूसरा अटैम्प्ट 28 नवंबर को किया, मतलब करीब 19 दिन के बाद किडनैपिंग के। 9 नवंबर को किडनैपिंग हुई थी। दूसरे अटैम्प्ट के तहत ये हुआ कि किडनैपर ने ये कहा कि एक कार जिसमें सारी रकम हो, ड्राइवर होगा उसमें, ड्राइवर के अलावा कोई नहीं होगा, और उसको रास्ते में फिर वो इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे। और कैसे देंगे?
उन्होंने कहा कि कुछ कुछ जगह बताए जहाँ पे कुछ पर्चियाँ पड़ी होंगी, वो पर्ची उठाएगा, पढ़ेगा, आगे जाएगा, लेकिन कोई और उसके आगे पीछे नहीं होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है, चेन ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया ड्राइवर को, पहले यहाँ जाना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ना है, फिल्मी स्टाइल में पूरा। और उसके बाद 28 नवंबर को उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सारे पैसे लेकर एक ड्राइवर को अकेले गाड़ी में भेजा जाता है। वो पहुंचता है जहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा था, उसके नीचे एक ड्रेनेज था, सीवर। एक कुछ फिल्मों में भी बाद में शायद इसको फिल्माया गया है। और उसके बाद वो पैसे वहाँ पे रखता है, वेट करता है। तब तक वो ड्रेनेज के ज़रिए किडनैपर पहले से ही सारी प्लानिंग थी, वो पैसे सीवर के रास्ते से नीचे से निकाल लेते हैं लेकर, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। बात 22 मिलियन की थी, लेकिन कहते हैं कि करीब 12 मिलियन पे ये समझौता हुआ था, $12 मिलियन पर, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी रकम थी। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद किडनैपर भाग जाते हैं। अब इस दौरान में पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। अब पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी तक हेनिकेन घर नहीं लौटे। पुलिस को इधर थोड़ी सी जानकारी मिलती, चूँकि पूरे एम्स्टर्डम में हर तरफ उन्होंने अपने जाल बिछा रखे थे। तो उन्हें इसी हार्बर इलाके में ये पता चला कि एक चाइनीज़ रेस्तरां है जहाँ से पिछले 25-28 दिनों से अलग अलग शख्स आता है कोई, और 2 लोगों के लिए खाना पैक कराता है, और वो भी सिर्फ रात का। और एकदम वो बोलता है कि हॉट मील होना चाहिए, गरम एकदम खाना, और वो लेके चला जाता है, और वो उसी एरिया की तरफ लेकर जाता है। चूँकि हेनिकेन की किडनैपिंग की खबर हर तरफ फैली हुई थी, उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो एक मुलाजिम था, उसे भी ये था कि इससे पहले इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन किडनैपिंग हुई 9 नवंबर को, उसके अगले 2-3 दिन तक वो नहीं आया था खाना लेने। 3-4 दिन बाद ये भी उनके प्लान का हिस्सा था कि अगर हम वहाँ खाना लेने जाएंगे और किडनैपिंग है, अगले दिन खबर भी आ जाएगी अखबार में, तो एक बंदा जो कभी खाना वहाँ से लेने नहीं गया और गया तो खुद खाता बैठकर, ये पार्सल लेकर जा रहा है, तो डाउट हो सकता है। तो उन्होंने इतनी बारीक प्लानिंग की थी। लेकिन फिर 4 दिन के बाद उसने खाना ले जाना शुरू किया, तो उस चाइनीज़ रेस्तरां के उस मुलाजिम को हुआ कि ये 2 ही लोगों का खाना ले जाता है और एक ही वक्त ले जाता है। तो उसने किसी तरह से ये बात पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस ने भी फिर फॉलो करना शुरू किया, और इत्तेफाक की बात है, पुलिस ने ये 28 नवंबर को ये बात पता चली, जिस दिन रैंसम की वसूली हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने ये था कि जो बताया वो वहाँ तक गया, उस एक तरह से लोकेशन तक का भी पुलिस को पता चल गया कि ज़ीरो इन यहीं पे कुछ जगह हैं या 8-10 बिल्डिंग जहाँ पे हेनिकेन हो सकता है। लेकिन अब पुलिस का ये भी था कि नेगोशिएशन चल रही है रैंसम की, ये भी मालूम था कि रैंसम की रकम दी जा चुकी है, तो क्या ऐसे में दबिश डाली जानी चाहिए अगर कोई नुकसान हो गया तो, क्योंकि अगर बात समझौते की हो गई है कि पैसा दे के ज़िंदा छोड़ देगा, तो पहले वेट करना चाहिए। पुलिस ने 28 नवंबर को वेट किया। अब आया 29 नवंबर, पैसे दिए हुए 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक हेनिकेन और उनका ड्राइवर घर नहीं पहुंचा था। पुलिस को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और फजीहत ना हो जाए कि सब कुछ जानने के बावजूद आपने रेड नहीं किया। आखिरकार 29 नवंबर को पुलिस उसी वेस्टर्न हार्बर में पहुंचती है, और जो ज़ीरो इन करके सारी बिल्डिंग को देखती है। कुछ लोगों से फिर पूछताछ होती है, बताते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग थे, लेकिन वो कल से नहीं आए, वही किडनैपर। अब पुलिस उसमें घुसती है उस हॉल में। 2 बार पुलिस की टीम गई, देखा कुछ नहीं है, खाली है, थोड़े से सामान पड़े हुए हैं। सारी तलाशी ले ली, उस दीवार तक भी गई, उसे लगा कि दीवार है, पुलिस को खाली हाथ। फिर पुलिस को लगा कि गलत इन्फॉर्मेशन और शायद कोई गलत फहमी हो गई चाइनीज़ रेस्टोरेंट से भी, यहाँ तो कोई है नहीं। बट इसके बाद फिर पूछताछ हुई, फिर लोगों को सबको टटोला गया, मज़दूरों से, बाकी लोगों से, तो पता चला कि आखिरी लोकेशन फिर यहीं आके ख़त्म हो जाता, और बाकी जितनी बिल्डिंग थी उसमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, क्योंकि वहाँ दिन रात 24 घंटे कोई ना कोई होता था, और ये इकलौती जगह थी जहाँ पे लोग कोई आते जाते नहीं थे। तो पुलिस को लगा कि एक बार और चेक करना चाहिए। दोबारा फिर पुलिस की टीम गई, क्योंकि और उनके पास ऑप्शन था नहीं। अब उन्होंने बारीकी सी फर्श, दीवार, छत सबको टटोलना शुरू किया, और इसी तलाशी के दौरान उसे उस दीवार के साथ वो अदृश्य दरवाज़ा भी मिल गया। जब उस दरवाजे पे, जो हिडन दरवाज़ा था, उन्होंने धक्का मारा, खोला, तो अंदर एक कमरे में हेनिकेन थे, दूसरे कमरे में उनका ड्राइवर था। पुलिस दोनों को वहाँ से बाहर लेकर आती है,
फिर उसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाती है। रैंसम की रकम ऑलरेडी दी जा चुकी थी। इधर पैसा लेने के बाद ये लोग किडनैपर फ्रांस भाग जाते हैं। 3 किडनैपर की शिनाख्त हो चुकी थी। फ्रांस में किडनैपर पहला एक पकड़ाता एक होटल से किसी और उस मामले में, फिर उसके ज़रिए पता चलता है हेनिकेन की किडनैपिंग में था, फिर उसके ज़रिए बाकी लोगों को पकड़ा जाता है और एक एक कर ये सारे पकड़े जाते हैं। फिर इनको डिपोर्ट किया जाता है नीदरलैंड। और इनमें से टोटल जो थे 5 लोग, एक वो शख्स था जिसने चोरी की गाड़ी इनका इंतज़ाम किया था किडनैपिंग के लिए, इन सभी को सज़ा होती है। हेनिकेन की किडनैपिंग के इल्ज़ाम में पकड़े सभी जाते हैं, सबको जेल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हेनिकेन की 3 जनवरी 2002 को करीब 74 साल की उम्र में मौत हो जाती है। उसके बाद उनका जो बेटा है वो इस कंपनी को संभालता है। तो ये वो केस था हेनिकेन की किडनैपिंग का, जो कहते हैं कि यूरोप के सबसे अमीर शख्स की किडनैपिंग थी और जिसमें शायद उस वक्त के हिसाब से, आज के भी हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। अगर $12 मिलियन की हम बात करें तो एक बड़ी रकम थी जो रैंसम के तौर पर दी गई। तो ये थी बियर टाइकून फ्रेडी हेनिकेन की किडनैपिंग की कहानी, जो 9 नवंबर 1983 को हुई और 21 दिन तक वो होस्टेज बनकर रहे। 21 दिन 21 डेज़, और 21 दिनों तक उन्होंने एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से बिताई। उन्होंने कहा कि वो बस दिन सोचते थे और सोचते सोचते ही वक्त निकल जाता था। और ये भी था कि कुछ फ्यूचर के लिए कि क्या करना है, क्या, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से निकलना तो ज़रूर है। एक और भी चीज़ थी, जब उनको किडनैप करके ले जाया जा रहा था रास्ते में, तो फ्रेडी को पता चल गया था कि वो किडनैप हो चुके हैं और उन्होंने उसी वक्त एक किडनैपर को ऑफ़र दिया था कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो रैंसम के लिए, तुम अभी मुझसे ब्लैंक चेक ले लो, तुम्हें जितना भी वो चाहिए पैसे, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। लेकिन उस शख्स ने पलट के एक लाइन भी नहीं बोली और जवाब नहीं दिया। उसे मालूम था कि शायद ये उलझा रहे और इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। और फिर ले जाने के बाद $12 मिलियन उसने एक तरह से रैंसम के तौर पर दिया। तो कई लोगों ने इसकी फरमाइश की थी। एक लाइन थी, बड़ी अच्छी कोट, मैं भूल रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा था। अब वो अगर मिले तो उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बियर हो तो कुछ ना कुछ होता रहता है। ये बड़ी टैग लाइन थी और शायद मैं कहीं भूल रहा हूँ। तो खैर, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले, नेहा प्रवीण, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नेहा। और ये शिमोगा से है, कर्नाटक। यूसुफ खान साहब जो सऊदी अरब में, उन्होंने भेजा है, इनके शौहर हैं, पति हैं। अतुल कुमार सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, कोलकाता से, हैप्पी बर्थडे अतुल। इसके अलावा प्राची बायसोया हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्राची। ये अमन कुमार की वाइफ हैं। शशि रंजन कुमार छपड़ा से हैं, इंजीनियर हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शशि। सूरज कुमार का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सूरज। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे आयुषी त्रिपाठी और कुशाग्रा चतुर्वेदी जी ने भेजा है। शुभदीप पंडित हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभदीप। और शुभाराम पंडित जी ने भेजा है, ये इनके पिता हैं। इसके अलावा रचित कुमार पाल हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रचित। और रोहित बड़जातिया ने भेजा है ये। इसके अलावा प्रिया और संदीप रब्बेवार, ये नागपुर से हैं, इनकी आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। हितेन शाह पेटलाबाद आनंद गुजरात से। और ये वडोदरा ट्रेन में एक लड़की ने सुसाइड की थी, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं डिटेल आपको ज़रूर लेकर फिर सुनाता हूँ हितेन साहब। इसके अलावा चनिया नेपाली जी हैं, ये बॉनी एंड क्लाइड की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मनु जोशी हैं और इनका कहना है कि कल की कहानी पे इन्होंने कहा कि डर का कारोबार करती थी शायद रिमझिम, और पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वासी होते हैं। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी होते हैं, ऐसे कई मिसालें हमारे सामने। गीत शुक्ला हैं जबलपुर से और जेल ब्रेक की कोई कहानी सुनना चाहते हैं। नरेंद्र सिंह हैं मेलबर्न से और मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं। खान सिंगापुर हैं, इनका नाम ही है खान सिंगापुर, या कुछ और बताइएगा ज़रूर। और ये आजमगढ़ की एक मर्डर की कहानी है, वो सुनना चाहते हैं। प्रदीप कुमार सिरसा से हैं और इन्होंने लिख के भेजा है कि आपकी कहानी का 731 एपिसोड मिसिंग है और 254
और 882 दोनों में एक ही कहानी है। बिल्कुल मैं बोलता हूँ अभी दीपक से। वसीम नायक हैं और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कुदल, और थैंक यू वेरी मच आपने जो तारीफ़ लिखी वसीम साहब। इसके अलावा राज पतीर हैं। तो आप लोगों ने भी कहानी की फरमाइश की, ये भी ज़रूर सुनाऊंगा। और दूसरा, कहानी ख़त्म करने से पहले क्राइम तक वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और सेफ इंडिया सर्वे में हिस्सा लीजिए, अपनी राय दीजिए कि आखिर हिंदुस्तान में, हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन या रेप की चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो इस सर्वे में अगर आप हिस्सा लेंगे www.crimetech.in वेबसाइट पर आप सर्वे में हिस्सा लें, और आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है, तो ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।